गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का आज का हमारा टॉपिक है देखिए चैप्टर का नाम है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। इसमें हमने अब से पहले नौकरी और करियर के बारे में जाना और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था भारत के परंपरागत व्यवसाय। कौन सा टॉपिक चल रहा था? भारत के परंपरागत व्यवसाय। तो इसमें हमने भारत के परंपरागत व्यवसाय, भारत के परंपरागत व्यवसाय, इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था हमारा कृषि। सेकंड हमने पढ़ा मछली पालन और फिर हमने जाना हस्तशिल्प के बारे में बेसिक नॉलेज। हस्तशिल्प। अब हस्तशिल्प क्या होता है? यानी हाथ से कोई भी बनाई हुई चीज। क्या होती है हस्तशिल्प? हाथ से बनाई हुई चीज। अब देखिए हाथ से बनाई हुई चीजें हमारी कौन कौन सी है। अब हम इनका भी डिवाइडेशन कर लेते हैं। किसका डिवाइडेशन कर लेते हैं? हाथ से बनी हुई चीजों का। हाथ से देखिए भारत के अन्य परंपरागत व्यवसायों में हस्तशिल्प भी एक प्रमुख परंपरागत भारतीय व्यवसाय रहा है। वर्तमान समय में देश के साथ साथ विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प तथा ललित कला उत्पादों की बहुत मांग है। इसी कारण विभिन्न प्रकार की शिल्पकला जैसे कि आभूषण, छपाई, शैली आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कशीदाकारी, बुनाई, रंगाई, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, हाथी दांत शिल्प, कंघा शिल्प, कांच की चूड़ियाँ आदि बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है। तो मैं आपको वन बाय वन मोटे मोटे रूप से बता देती हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है आभूषण बनाना। क्या बनाना? आभूषण बनाना। आभूषण, ठीक है। आभूषण समझ में आता है, जो ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं गले में, ईयर रिंग्स है, जो भी है, एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं? आभूषण के अंतर्गत आ जाते हैं। किस में आते हैं? आभूषण के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए सेकंड है इसमें मिट्टी के बर्तन बनाना। किसके बर्तन बनाना? मिट्टी के। मिट्टी के बर्तन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मिट्टी के बर्तन में जैसे फॉर एग्जांपल जो एक कुम्हार होता है वो क्या बनाता है? एक मटका बनाता है। मटके के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने होते हैं, बर्तन होते हैं। ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी की बनी होती हैं। जैसे कोट होता है, कोट भी किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का ही बना हुआ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि किसके अंतर्गत आती है? हस्तशिल्प के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हस्तशिल्प के अंतर्गत आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे
कशीदाकारी। अब कशीदाकारी तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कशीदा कशीदाकारी का मतलब जो कपड़ों पे भी निकाला जाता है कशीदा, बेडशीट पे भी निकाला जाता है। और भी बहुत से घर में जितने भी काम आने वाली चीज़ें हैं, या मेज पोश है, या सोफ़े का कवर है, या फिर और टीवी कवर है, फ्रिज कवर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अनलिमिटेड जिस पर कशीदाकारी की जाती है। जो हमारे कपड़े होते हैं पहनने के होते हैं, अब पहनने के कपड़े कोई भी हो सकते हैं, लेडीज़ हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, बच्चों के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, उनमें क्या डिज़ाइन के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक कशीदा निकाल सकते हैं जिससे वह कपड़ा बड़ा आकर्षक होता है। और ये सारे कार्य पहले के ज़माने में किससे होते थे, हाथ से होते थे। यानी हस्तशिल्प, हस्तशिल्प का मतलब भी यहाँ पे हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें। फिर है बुनाई। बुनाई, अब ये क्या होता है बुनाई, बुनाई किससे होती है, वो भी हमारे हाथों से ही होती है, हम सिलाइयों से बनाते थे। एट प्रेजेंट में वो कम मशीनों से होने लगा है, लेकिन फिर भी वर्तमान में बहुत सी लेडीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बुनाई का शौक़ होता है और वो अपने स्वयं के बनाए हुए कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। और कईयों का है जो प्रोडक्ट भी है, एक व्यवसाय भी है, जो स्वयं बनाते हैं और उनको मार्केट में उतारते हैं। तो वो चीज़ें भी आज भी वर्तमान में भी काफ़ी पसंद की जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बुनाई के द्वारा बनाई जाती है। बुनाई से ज़रूरी नहीं है कपड़े या स्वेटर ही बनाए जाते हैं, बुनाई से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। हैंड बैग है, टीवी कवर है, मेज कवर है, बहुत सी ऐसे अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो कि बुनाई के माध्यम से बनाई जाती हैं, वो हमारे घरों में काम में आती है। फिर है रंगाई। रंगाई का मतलब समझ में आता है, रंगाई का मतलब है कि कपड़े को कलर करना। वर्तमान में भी कपड़ों पे कलर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस एरिया में हमारा स्कूल स्थापित है, वो एक क्या है, एक सांगानेर जो एरिया है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे कपड़े का रंगाई छपाई का कार्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। आपके घर के आसपास या आप स्वयं भी है कार्य करते हैं, आप लोग भी उन कामों से जुड़े हैं। बहुत से बच्चे या बहुत सी फैमिली वहाँ की ऐसे हैं जो इन कार्यों से जुड़े हुए रंगाई छपाई का कार्य करके उनके घरों में होता है, तो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर है कास्ट शिल्प। क्या है कास्ट शिल्प? कास्ट शिल्प यानी लकड़ी से बनाए जाने वाले खिलौने या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो वो भी क्या होती है, एक हाथ का कार्य होता है। आज भी बहुत से मजदूर भाई ऐसे हैं जो उन कामों को, उनका जो परंपरागत व्यवसाय है वो हाथ से होता है, तो वो हाथ से ही उन्हें बनाते हैं और मार्केट में उतारते हैं। फिर है कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ भी है, जो कई लोग हैं जो अपना एक छोटा एक लघु उद्योग करते हैं और वो हाथ से ही बनाई जाती है, जैसे भी बनाई जाती है। फिर है लाख की चूड़ियाँ हैं, ये जो कुम्हार होते हैं वो अपना सॉरी लखेरे जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। फिर है उसके बाद छपाई। छपाई का कार्य भी सांगानेर में खूब है भाई। सांगानेरी प्रिंट बहुत फेमस है, हमारे जयपुर का सांगानेरी प्रिंट बहुत ही फेमस है और बहुत से लोग इन्हें खरीदते हैं। तो यह कार्य कहाँ होता है, छोटे छोटे घरों में ही होता है रंगाई छपाई का कार्य। फिर है मूर्ति कला। मूर्ति कला यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे मार्बल के हो गए या ग्रेनाइट के हो गए, किसी भी चीज़ का पत्थर हो, उसमें मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती है। एक व्यक्ति उसमें अपनी कलाकृतियों को उभारता है और वो किससे बनाता है, अपने हाथों से बनाता है, और हाथों से ही मूर्तियाँ बनाई जाती है। और वो काफ़ी महंगी होती हैं, और ये भारत में ही नहीं बल्कि भारत में बनाई गई मूर्तियाँ विदेशों में काफ़ी पसंद की जा रही है। तो इस प्रकार से
हम बहुत से ऐसे कार्य हैं, लघु उद्योग हैं छोटे छोटे स्तर पे, जो कि हाथों से तैयार किए जाते हैं। फिर है टेराकोटा। अब देखिए बच्चों, इसमें आपके छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। टेराकोटा क्या होता है, क्या है ये? टेराकोटा। टेराकोटा में ये एक होते हैं लाल और भूरी मिट्टी। लाल और भूरी मिट्टी से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने खुद ने भी देखा है टेराकोटा का कार्य होते हुए, जब हम छोटे थे उस समय की बता रही हूँ। तो जो कि घरों में ही होता है यह कार्य। उससे मिट्टी जो काली और लाल रंग की मिट्टी होती है, उसको पहले भिगो दिया जाता है। भिगो के अच्छे से मथ के और थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया जाता है। उसके बाद जो सांचे होते हैं हंस, तो उस मिट्टी को सांचों के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे चिड़िया बन जाती है, पैरेट है, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे वो खिलौने तैयार किए जाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और फिर उनको बनाने के बाद इससे क्या क्या बन सकते हैं? बर्तन भी बन सकते हैं, खिलौने भी बन सकते हैं, मूर्तियाँ भी बन सकती हैं छोटी छोटी। तो ये सब चीज़ें लाल और भूरी मिट्टी, सॉरी काली और लाल और भूरी मिट्टी से बनते हैं। और फिर उनको टॉयज़ को या जो भी कुछ भी चीज़ बनाई जा रही है, उनको बनाने के बाद में पकाया जाता है। जिस प्रकार से मिट्टी के घड़े बनते हैं, ठीक है, कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है, पहले उन्हें कच्ची मिट्टी से बनाता है, कच्ची मिट्टी से बनाने के बाद उन्हें पकाता है, हाव के अंदर पकाता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो टेराकोटा होता है, उनके भी खिलौने पहले बनाए जाते हैं। खिलौने को बनाने के बाद उन्हें मिट्टी के अंदर, आग के अंदर पकाया जाता है, जब वो क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। फिर है दरी। दरी का कार्य भी हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। जयपुर में कई छोटे छोटे या गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे दरी का कार्य होता है। और यह दरी का कार्य काफ़ी पहले बहुत प्रचलन में था, वर्तमान में इसका महत्व शायद थोड़ा कम हो गया है। और इसमें दरी कैसे बनाई जाती है? एक सांचा होता है, उस सांचे के अंदर ताना डाला जाता है। ताना डालने के बाद आगे से एक ऑर्डर आता है, उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार किया जाता है। डिज़ाइन का एक मॉडल आता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, कारीगर होते हैं, वो यह कार्य करते हैं। बड़ी विचित्र सुंदरता लिए हुए ये दरिया हमारे यहाँ की बनती है, जिसमें कि ऐसे कई गांव ऐसे हैं जहाँ की दरिया फेमस है। और ये दरिया यहाँ पर ही नहीं चलती है, बल्कि विदेशों में भी जाती है। कहाँ पे जाती है? विदेशों में भी जाती है, और काफ़ी पसंद की जाती है, काफ़ी महंगी होती है। 8-8, 10-10 हज़ार की एक दरी होती है। फिर है लोहे की वस्तुएं, कारपेट है, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं, ऐसी कई चीज़ें हैं जो आज भी जो गाँवों में लोग रहते हैं, उनकी जीविका का एक प्रमुख साधन बनी हुई है। उन्हीं से उनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के माध्यम से वो अपना कारोबार करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। फिर है हमारा परंपरागत व्यवसाय में, ये तो था हमारा हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के बाद में है हमारा बुनाई, वीविंग। क्या है? वीविंग यानी बुनाई। बुनाई, अब देखिए बुनाई क्या होती है। ये भारत का एक प्रमुख परंपरागत व्यवसाय में कैसे आता है। बुनाई भी प्रमुख परंपरागत भारतीय व्यवसाय रहा है। अपनी बुनाई कला के कारण ही भारत सदियों से वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। ग्रामीण स्तर पर बुनाई एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। भारत संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर राज्य के अपने विशिष्ट वस्त्र, कशीदाकारी और परंपरागत परिधान होते हैं, जो उस क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली के प्रतीक होते हैं। इन सब क्षेत्रों की अपनी अपनी विशिष्ट बुनाई कलाएं हैं। इसी कारण से भारतीय वस्त्रों, विशेषकर हाथ से बुने
भारतीय वस्त्रों की विदेशों में बड़ी मांग है। हालांकि कुछ वर्षों पहले तेजी से हो रहे औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योग लगभग नष्ट हो गए थे, परंतु पिछले 2 दशकों से इनके महत्व एवं सौंदर्य को फिर से पहचान मिलनी शुरू हो गई है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस प्रकार के शिल्पों की सामग्री को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया है, जिससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। अब बुनाई के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आ जाती है। आज इनका जैसे कि मैंने आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताई थी, हस्तशिल्प में हमारे भारत की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पसंद की जा रही है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो बुनाई है, बुनाई में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। ओडिशा की शोला शिल्प, कर्नाटक की चन्नपट्टनम की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ। पहले के समय से विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं को परिवार को ही अगली पीढ़ी को सिखा दिया जाता था, ताकि शिल्पकला संबंधित कौशल और ज्ञान को गोपनीय रखा जा सके। भारत में धर्म, जाति तथा व्यवसाय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ देश के सामाजिक ढांचे में विभिन्न जन समूहों की शौक्षणिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न रोजगार संबंधी कौशल आमतौर पर परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिए जाते थे, जैसे कि शिकार करना, माला बनाना, खनन कार्य, खनन कार्य जो कि खानों में होता है, और फिर है सफाई करने वाले, पक्षियों व जानवरों को पकड़ना, नमक बनाना। तो ये सारे कार्य हमारे परंपरागत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। फिर है ईंट और टाइल बनाना, ये भी हमारा एक परंपरागत व्यवसाय है। चमड़े का काम करने वाले, जो चमड़े से आज भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बैग बनाए जाते हैं, जूतियाँ बनाई जाती हैं, आदि ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि किससे बनाई जाती है, चमड़े से बनाई जाती है। और आज भी यह कार्य छोटे छोटे घरों में हो रहा है। और विदेशी सामान इकट्ठा करना और बेचना। अब विदेशी सामान को इकट्ठा करना, पहले तो उनका स्टोर करना, स्टोर करके उनको आगे बेचना, तो ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है ताड़ का रस निकालना, जो समुद्र तटीय एरिया है जहाँ पे नदियों का पानी बह करके आता है और वहाँ एक डेल्टा बनता है या समुद्री किनारे, तटीय किनारे ही यह वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। और इनसे क्या निकाला जाता है? रस निकाला जाता है और उससे कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं। फिर है पुजारी। तो पुजारी भी क्या है? अपना एक परंपरागत व्यवसाय चला आ रहा है लंबे समय से, सदियों से। तो जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पे, जो मंदिरों में कौन होते हैं? पुजारी होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने भारत के परंपरागत व्यवसाय के बारे में जाना, जिसमें हस्तशिल्प में बहुत सारे कार्य आ गए, बुनाई का कार्य आ गया, बुनाई में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। और उसके बाद हमने जैसे फेमस चीज़ों के बारे में भी जानकारी हासिल की, जैसे शोला सिल्क पत्थर का, जो कि उड़ीसा की फेमस है, और कर्नाटक की चन्नपट्टनम की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है, और पत्थर की मूर्तिकला आदि सब यहाँ पे बहुत ही पसंद की जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कौशल इसमें बताए गए हैं कि ऐसे परिवार आज भी हमारे भारत में मौजूद हैं जो क्या क्या कार्य करते हैं: शिकार करना, माला बनाना, खनन कार्य, सफाई करना, नमक बनाना, ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं।